फ्रॉम सीजन 4 रिलीज होने जा रहा है, तो आइए उससे पहले ऑल सीजन्स का कंप्लीट रिकैप हो जाए। ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, बस जितना जरूरी है सिर्फ उतना ही। तो इस दुनिया में कहीं एक ऐसा टाउन है जहां से निकलना लगभग इम्पॉसिबल है। मतलब अगर यहाँ तुम रोड पे चलते रहो या फिर अपनी गाड़ी चलाओ तो तुम कहीं और नहीं बल्कि वापस इसी टाउन के अंदर आ जाओगे। अब ओवर द इयर्स यहाँ पर लोग आते रहे हैं और वो फिर यहीं पर रहने लगे क्योंकि यहाँ से निकलना तो मुमकिन है ही नहीं। बट दिस इज नॉट द ओनली प्रॉब्लम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे रात को कुछ इमोर्टल क्रिएचर्स गलियों में निकलते हैं जो देखने में तो इंसानों के जैसे ही लगते हैं बट हैं बहुत ही खूंखार। पहले के टाइम जब ये क्रिएचर्स टाउन के लोगों का शिकार करते थे तो इन लोगों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, बेसमेंट में छुपने का। छोटे छोटे शेल्टर्स बना के ये लोग छिपते थे बट दिस वॉज वेरी टफ। ऐसा करने के बाद भी डेली कई लोग मारे जाते थे। यहाँ क्या चल रहा है किसी को कुछ आइडिया नहीं था। लेकिन फिर एक दिन बॉयड अपनी फैमिली के साथ इस टाउन में आता है और एक रात इसे जंगल में कुछ पत्थर मिलते हैं जो कि तालिस्मान का काम करते हैं। मतलब अगर इन स्टोन्स को आप अपने घर में लगाओ और सारे डोर्स विंडो बंद कर दो तो वो मॉन्स्टर्स अंदर नहीं आ पाएंगे। खैर इन मॉन्स्टर्स की भी कुछ खासियत है, ये किसी की भी फॉर्म ले सकते हैं। ये किसी को मारने के लिए भागते नहीं है, जो कि आई थिंक इनका सबसे बड़ा रिलीफ है ह्यूमंस के लिए, क्योंकि इससे लोगों को फिर भागने का टाइम मिल जाता है। ये रात को लोगों के घरों के दरवाजों पे नॉक करते हैं, हेल्प मांगते हैं, बेगिंग करते हैं कि हमें अंदर आने दो, बट बुलाती है मगर जाने का नहीं। गेट खोला तो खेल खत्म। टाउन का एक रूल है कि अगर यहाँ पर किसी की भी गलती से कोई दूसरा बंदा मारा जाता है तो उस गिल्टी बंदे को एक बॉक्स में रात भर के लिए बंद किया जाएगा, फिर जहाँ पे मॉन्स्टर्स आएंगे और उसे खा जाएंगे। और हाँ, फाइनली एक और ध्यान देने वाली बात ये कि इस टाउन में बेसिकली दो ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप टाउन सेंटर में रहता है जहाँ पे हर फैमिली का अपना घर है, अपना तालिस्मान है, जबकि दूसरा ग्रुप एक बड़े कॉलोनी हाउस में कम्यून स्टाइल में रहता है जहाँ सब कुछ शेयर्ड है। टाउन को बॉयड संभालता है और कॉलोनी हाउस की लीडर है डोना। अब आते हैं अपने प्रेजेंट टाइम के मेन कैरेक्टर्स पे। जिम, तैबिथा, जूली और ईथन ये फैमिली एक रोड ट्रिप पे निकली हुई थी और तभी अचानक इनके सामने एक पेड़ गिरा हुआ दिखाई देता है एंड इट मींस दे आर इन गेम नाउ। ये टाउन में पहुंचते हैं और यहाँ के लोग इनको एक बिटर कंपैशन के साथ देख रहे थे, क्योंकि यहाँ के लोगों को ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे जो नए नए लोग आते हैं उनको ये सब समझाना, वो भी एक बार में समझाना इम्पॉसिबल है। ये फैमिली इन लोगों पे ज्यादा ध्यान ना देते हुए यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, बट बार बार ये लोग एक सर्कल में घूमते रहते हैं और एंड में इनकी कार एक दूसरी कार से टकरा जाती है। शेरिफ बॉयड और उसका डिप्यूटी ये दोनों पहले एक इंजर्ड बंदे को क्लिनिक लेके जाते हैं और बाकी लोगों को भेजा जाता है कॉलोनी हाउस। लेकिन अब एक बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है और वो ये कि ईथन इज सीरियसली इंजर्ड। चोट इतनी गहरी है कि रात होने से पहले ये लोग इसको घर नहीं ले जा सकते, तो इसीलिए बॉयड, क्रिस्टी एंड जिम आरवी में ही रुकते हैं और यहाँ पे इसका इलाज करते हैं। बॉयड सारी ओपनिंग बंद कर देता है तालिस्मान लगाकर और साथ ही यहाँ पर ये जिम को ये भी बताता है कि ये सब क्या चल रहा है। सेम इधर कॉलोनी हाउस में भी इन बाकी लोगों को यहाँ की रियलिटी एक्सप्लेन की जा रही थी। अब आगे हम देखते हैं कि क्लिनिक में एक स्ट्रेंज वुमेन है सारा, जिसको दिमाग में कुछ वॉइसेस सुनाई देती हैं और ये वॉइसेस इसे एक न्यू कमर को मारने के लिए बोलती हैं, क्योंकि इन वॉइसेस का कहना था कि अगर इसने ऐसा किया तो ये सब यहाँ से घर जा सकेंगे। साथ ही इसको ये भी ऑर्डर मिलता है कि रात को क्लिनिक का दरवाजा खोला जाए ताकि लोगों को लगे कि मॉन्स्टर्स ने यहाँ पे आगे इन सभी को मार दिया। सारा वापस घर जाती है तो इसका भाई नेथन ब्लड ट्रेसेस देख के समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। मीनवाइल क्लिनिक में मॉन्स्टर्स अपना काम कर चुके थे, एवरीवन वाज डेड हियर। सुबह होती है, आरवी में ये चारों सर्वाइव कर लेते हैं, ईथन भी बच जाता है, बट अब इसको एक छोटे लड़के के विजन्स दिखाई दे रहे हैं जो कि व्हाइट ड्रेस में था। ये है फादर खत्री, यहाँ का लोकल प्रीस्ट। ये मैथ्यूज फैमिली को बताता है कि उन्हें अब चूज करना होगा कि ये लोग टाउन सेंटर में रहना चाहते हैं या फिर डोना के साथ कम्यून में। जिम, तैबिथा और ईथन ये डिसाइड करते हैं टाउन में रहने का, जबकि जूली चूज करती है कॉलोनी हाउस। मैथ्यूज फैमिली को लेके एक और जरूरी पॉइंट हम यहाँ पे पता चलता है और वो ये कि जिम और तैबिथा अपने एक छोटे बच्चे थॉमस की रिसेंट डेथ की वजह से डाइवोर्स लेने वाले थे। इसके बाद कॉलोनी हाउस में जूली के कुछ दोस्त बनते हैं, जिनमें से एक है एलिस, यह है बॉयड का बेटा, एंड दिस इज फातिमा, एलिस की गर्लफ्रेंड। ऑन द अदर हैंड एक और न्यू कमर जेड, जो कि एक्सीडेंट में सर्वाइव किया था, इसे भी होश आ जाता है। शुरू में तो ये बंदा किसी भी चीज पर बिलीव नहीं करता, इसे लगता है कि ये कोई बड़ा एस्केप रूम है, बट धीरे धीरे इसे पता चलता है कि ये कोई मजाक नहीं बल्कि रियल है। ये है विक्टर, यहाँ का सबसे पुराना रेजिडेंट। ये बंदा बचपन से यहाँ पे फंसा हुआ है और इसकी बैक स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक रात मॉन्स्टर्स ने पूरा टाउन खत्म कर दिया था और विक्टर अकेला बचा था, जिसके बाद से ये काफी ज्यादा ट्रोमेटाइज हो गया है और इसीलिए ये इस तरह से बिहेव करता है।
बट हाँ, कुछ भी हो, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। काफी अच्छी समझ है इसे यहाँ के बारे में। इसे भी ईथन की तरह वो व्हाइट बॉय दिखता है। विक्टर एंड ईथन की काफी अच्छी दोस्ती होती है और ये इसको कुछ अजीबोगरीब पेड़ दिखाता है, जहाँ अगर आप कोई भी चीज डालो या फिर आप खुद उनके अंदर जाओ तो वो ऑब्जेक्ट किसी रैंडम जगह पे टेलीपोर्ट हो जाता है। विक्टर ने अपनी जिंदगी भर कुछ ऐसे स्केचेस बनाए थे जो कि या तो फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं या फिर पास्ट दिखाते हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि यहाँ इसको कोई ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। अब एक दिन सारा के हेड की वो वॉइसेस उसे ईथन को मारने का ऑर्डर देती हैं। बस फिर सारा इसे किडनैप कर लेती है और जैसे ही यहाँ पर ये इसको मारने वाली थी तभी इसका भाई नेथन, याद रखना कि ये ईथन है और ये है नेथन, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। तो हाँ, इसको रोकने के चक्कर में सारा गलती से अपने भाई को मार देती है। ये सब फादर खतरी ने देख लिया था और इसीलिए ये सारा को बंदी बनाकर अपने साथ बेसमेंट में रख लेता है ताकि टाउन के लोग उसे बॉक्स में न डाल दें। यहाँ ये खतरी को उन वॉइसेस के बारे में बताती है। पहले तो खतरी को लगा कि शायद ये पागल हो चुकी है, बट सारा इसे कुछ ऐसी ऐसी बातें बताती हैं जिससे सुन के खतरी के होश उड़ जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि जेड को सीलर में कुछ स्ट्रेंज सिंबल दिखाई देते हैं और साथ इसको रेडियो पे कुछ इंटरफेरेंस भी सुनाई देती है, जिस वजह से डिसाइड करता है ट्रांसमीटर बनाने का। जिम के साथ मिलकर वो एक एंटीना बनाता है ताकि ये लोग आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट कर सकें, बट कम हाइट होने के कारण सिग्नल उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। जब कैनी की मां नोटिस करती है कि जेड कुछ स्ट्रेंज सिंबल्स बना रहे हैं तो ये उसको एक पुरानी नोटबुक दिखाती है जिसमें कुछ ऐसी ड्राइंग्स बनी हुई थी। इसी नोटबुक में से यंग विक्टर की फोटो भी मिलती है और अब जेड को समझ आ जाता है कि ये सही रास्ते पे चल रहा है, ही इज नॉट मैड। जिम और तेबिथा डिस्कवर करते हैं कि यहाँ पर टाउन में जो इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं वो एक्चुअली में उनके अंदर कोई मेटल है ही नहीं, मतलब कि टेक्निकली ये काम कर ही नहीं सकती। अब ये वायर्स कहाँ से आ रही है ये जानने के लिए तेबिथा बेसमेंट में खुदाई करना शुरू करती है। बॉयड अपने पास से परेशान है क्योंकि उसने खुद अपनी वाइफ को मार दिया था जब वो पागल हो गई थी और इसी वजह से उसका अपने बेटे के साथ रिलेशन भी कुछ खास ठीक नहीं है। लेकिन फैमिली प्रॉब्लम्स को दूर रखते हुए ये डिसाइड करता है फॉरेस्ट में डीपली जाने का ताकि वहां जाकर वो कुछ आंसर्स ढूंढ सके। फादर खतरी बॉयड को सारा की उन वॉइसेस के बारे में बताता है और सजेस्ट करता है कि ये अपने साथ सारा को भी जंगल में ले जाए क्योंकि हो सकता है कि सारा इस टाउन से डीपली कनेक्टेड हो और तुम्हारे सवालों के जवाब ढूंढने में मदद कर सके। इसी रात कॉलोनी हाउस में एक मॉन्स्टर एक रेजिडेंट को मैनिपुलेट करके विंडो खुलवा देता है और उसके बाद तो भाई साहब यहाँ पे जो होता है ना, वी ऑल नो, कई लोग मारे जाते हैं, कई लोग बच भी जाते हैं और कुछ लोग तो यहाँ पे टाउन में आ जाते हैं बॉयड के पास। इसी रात फादर खतरी का भी खेल खत्म होता है। विक्टर जूली फॉरेस्ट में भागते हैं। एक ट्री के थ्रू जूली वापस से सीलर में टेलीपोर्ट हो जाती है और विक्टर का तो यार पता नहीं कहाँ गायब हो गया था। अगले दिन एज प्लैन्ड बॉयड और सारा फॉरेस्ट के लिए निकलते हैं और थोड़ी दूर चल के इन्हें एक अजीब सा पेड़ दिखाई देता है जिसपे काफी सारी बोतल्स लटकी हुई थी। सारा कहती है कि उसे एक वॉइस सुनाई दे रही है जो कि इनको आगे ना जाने की वार्निंग दे रही है और कह रही है कि इस फॉरेस्ट में मॉन्स्टर से भी बुरी चीजें हैं। तभी अचानक टेंट पे कोई अनसीन फोर्स अटैक करती है, ब्राइट लाइट आती है और बॉयड जब बाहर निकलता है तो देखता है कि पूरा फॉरेस्ट वेब से भरा हुआ है। अब यहाँ पर बॉयड को अपनी वाइफ के हेलुसिनेशंस दिखाई दे रहे थे। कुछ स्पाइडर्स का बॉयड पर अटैक होता है और अब इन्हें दिखाई देता है कि दूर एक लाइट हाउस है। स्पाइडर के अटैक के कारण बॉयड इतना वीक हो चुका था कि वो आगे नहीं चल पा रहा था। रात भी होने वाली थी, कोई शेल्टर भी नहीं था, तो मतलब बॉयड ऑलमोस्ट मान लो गिव अप कर चुका था। बट तभी वो व्हाइट बॉय यहाँ पर आता है और सारा को फार अवे ट्री की ओर इशारा करता है। सारा बॉयड को इस ट्री में धक्का देती है जिसके थ्रू बॉयड खुद इस पतले से बॉटमलेस वेल में फंस चुका था। दूसरी तरफ जेड और जिम कॉलोनी हाउस के ऊपर एक काफी बड़ा सा एंटीना सेटअप कर चुके थे। जिम रेडियो एक्टिवेट करता है और यहाँ पर उसे एक वॉइस सुनाई देती है जो कि उसे उसके नाम से एड्रेस कर रही थी। ये वॉइस इसको वार्न करती है कि तेबिथा को वो होल नहीं खोदना चाहिए था। ये सुन के जिम सीधा घर की ओर भागता है। ऑन मोमेंट बेसमेंट का फ्लोर टूट जाता है और तेबिथा नीचे एक अजीब सी गुफा में गिर जाती है। यहाँ फाइनली से ये भी पता चलता है कि जो ये वायर्स थी ये एक्चुअली कहीं जाती ही नहीं। खैर इसके बाद यहाँ पर विक्टर आता है और इसे बताता है कि ये जगह सेफ नहीं है, यहाँ पर मॉन्स्टर्स होते हैं। फाइनली सीजन 1 के एंड में हम देखते हैं कि जब ये यहाँ से निकलने वाले होते हैं तभी रात होने से कुछ देर पहले टाउन में नए लोगों से भरी एक बस आती है और यहाँ खत्म होता है सीजन 1। अब सीजन 2 एग्जैक्ट वहीं से शुरू होता है जहां सीजन 1 का एंड हुआ है। ये बस टाउन में आती है और डाइनर के आगे रुकती है। अब अगेन टाउन के लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि यहाँ पर जो ये नए लोग इतने सारे आए हैं इनको कैसे और क्या समझाएं कि वो कहाँ हैं। ये लोग न्यू कमर्स को समझाने की कोशिश करते हैं बट इन्हें समझ नहीं आता, तो डोना गन्स के दम पे इनको डाइनर के अंदर बंद कर देती है। इधर जिम अपनी वाइफ को बेसमेंट से निकालने की कोशिश में लगा हुआ था, तो यहाँ पर इसकी हेल्प करने के लिए कुछ न्यू कमर्स भी आते हैं, बट सडनली इसी बीच पूरा घर क्लैप्स कर जाता है। रात होने वाली थी तो रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया जाता है और ये रात इन्हें यहीं पर गुजारनी होगी।
विक्टर टेबिथा को टाउन के नीचे बनी टनल्स में लेके जाता है, जहाँ पे टेबिथा को केज में बंद एक छोटा सा बच्चा मिलता है। आगे चल के दोनों ग्राउंड सरफेस पे भी आ जाते हैं और ये है विक्टर का सीक्रेट शेल्टर। यहाँ पर छुपते हैं ये दोनों। बॉयड काफी देर तक उस पतले से कुएं जैसी जगह पे फंसा रहता है, बट कोई ऊपर से रोप डाल के उसे बाहर निकाल देता है। जब ये बाहर निकलता है तो देखता है कि वहाँ एक बूढ़ा आदमी जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ये बूढ़ा इसे बोलता है कि रात में जो वो मॉन्स्टर्स आते हैं ना, यहाँ पर उनसे भी खतरनाक चीजें हैं। अब इसके इतना कहते ही यहाँ पर एक म्यूजिक बॉक्स में मेलोडी बजने लगती है। ये बूढ़ा बॉयड को यहाँ से भागने के लिए बोलता है, बट कहता है कि जाने से पहले काम करो, मुझे मार दो ताकि मेरी सफरिंग खत्म हो। बॉयड चाहता था कि वो भी इसको आजाद करे ताकि ये भी बूढ़े को अपने साथ सही सलामत ले जाए, बट तभी ये बॉयड को स्क्रैच करता है और अपना खून बॉयड की चोट पे लगा के कहता है कि अब से मेरा खून तुम्हारा खून है। और बस इतना कहते ही डाइज। बॉयड यहाँ से मशाल लेके निकलता है, जिसके बाद वो खुद को एक फॉरेस्ट में पाता है और यहाँ पर एक कुत्ता इसको विक्टर की उस सीक्रेट जगह पे लेके जाता है जहाँ पे तेबिथा थी। अगली सुबह बॉयड देखता है कि उस बूढ़े आदमी की तरह इसकी स्किन के नीचे भी कीड़े चल रहे हैं। आगे हमें पता चलता है कि जो वो बस आई थी उसमें एक मारियल नाम की नर्स क्रिस्टी की फियोंसे है। जब क्रिस्टी गायब हुई थी तब मारियल को लगा था कि वो उसे छोड़कर चली गई है और तभी से ये डिप्रेशन और ड्रग्स के चक्कर में पड़ गई। इधर जेड भाई साहब को स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी कि विक्टर का कोई ना कोई तो कनेक्शन उस सिंबल से जो उसे बार बार दिखाई दे रहा था। पहले तो विक्टर इस बारे में इसको कुछ नहीं बताता, बट फिर मान जाता है और फिर बताता है कि वो नोटबुक इसी की है। साथ ही विक्टर इसको ये भी बताता है कि जब भी कोई इस टाउन के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करता है तो कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है और सब मारे जाते हैं। तेबिथा को बच्चों के हेलुसिनेशंस आने लगते हैं और ये समझने की कोशिश करती है कि आखिर इन बच्चों को चाहिए क्या। पता लगाने के लिए वापस उसी केव में जाती है और यहाँ पर बच्चे से फिर से घेर लेते हैं, बट तभी जेड वहां पर आता है। तेबिथा भी इसे बताती है कि उसने भी केव में वो सेम सिंबल देखा था जो कि इस नोटबुक में था। इतना सुनते ही जेड खुद जाता है और उसने भी वो सब एक्सपीरियंस किया। यहाँ हम देखते हैं कि ऊपर यहाँ एक होल था जिसमें रूट से वही सिंबल बना हुआ था। सारा चर्च में छिपी हुई थी। कैनी उसे ढूंढ लेता है और यहाँ पर बॉयड को बुलाता है। यहाँ पर ये इन्हें बताती है कि उस रात ये भी बॉयड के साथ उस पेड़ में घुसी थी, बट किसी तरह ये वापस टाउन में आ गई। जल्दी पूरे टाउन को पता चल जाता है कि सारा जिंदा है और अब ये सब लोग काफी ज्यादा गुस्सा थे। बॉयड को भी काफी डिस्टर्बिंग हेलुसिनेशंस आने लगते हैं और इसकी स्किन के नीचे उन कीड़ों की वजह से पेन और भी काफी ज्यादा इंटेंस होता जा रहा था। धीरे धीरे लोगों को रियलाइज होता है कि इतने सारे न्यू कमर्स आने की वजह से खाने की शॉर्टेज हो रही है। लोगों में डिस्ट्रस्ट बढ़ने लगता है और इसी बहस के बीच सबको शांत करने की कोशिश में एलिस को किसी ने गलती से चाकू मार दिया। फिर रात को ही इसको क्लिनिक ले जाया जाता है और पता चलता है कि खून ज्यादा निकलने की वजह से इसकी मौत भी हो सकती है। अब इसे ब्लड चाहिए था और एलिस को सिर्फ एक ही बंदा ब्लड दे सकता था, वो था बॉयड। बट बॉयड भी इसको ब्लड देने से मना कर देता है क्योंकि ऑब्वियसली अगर इसने ऐसा किया तो वो कीड़े एलिस की बॉडी के अंदर चले जाएंगे। पहले तो किसी ने भी इसकी बात पे बिलीव नहीं किया, लेकिन जब सबको इसकी स्किन के नीचे वो पैरासाइट दिखने लगते हैं तब बॉयड एक रिस्क लेने का प्लान बनाता है। ये डिसाइड करता है इन पैरासाइट को किसी मॉन्स्टर में ट्रांसफर करने का। ये बाहर जाता है, मॉन्स्टर्स को बुलाता है, उसे घायल करता है और पैरासाइट उसमें ट्रांसफर कर देता है। और इसके बाद जो यहाँ पर हुआ वो टोटली अनएक्सपेक्टेड था। दैट मॉन्स्टर डाइड। ये पहली बार हुआ था क्योंकि आज तक कोई भी किसी भी वेपन का यूज करके किसी मॉन्स्टर को नहीं मार पाया था। खैर इसके बाद बॉयड वापस क्लिनिक जाता है और एलिस को ब्लड दे देता है। एलिस सर्वाइव्ड। अब इतना कुछ होने के बाद एक और शॉकिंग न्यूज आती है, वो ये कि फातिमा प्रेग्नेंट है, जो कि डॉक्टर्स के हिसाब से कभी पॉसिबल था ही नहीं। बट डोना कहती है कि इस जगह पे लॉजिक काम नहीं करता। ये लोग डिसाइड करते हैं उस मरे हुए मॉन्स्टर की ऑटोप्सी करने का ताकि समझा जा सके कि पैरासाइट ने उसे कैसे मारा। बट चीरफाड़ करने पे हमें पता चलता है कि इन क्रिएचर्स के अंदर तो खून है ही नहीं। इनके ऑर्गन्स बिल्कुल सूखे हुए हैं और सिर्फ एक ही चीज है इनके बॉडी के अंदर, दैट्स बाइल। अब टाउन में नेचुरली कुछ स्ट्रेंज चेंजेस होने लगते हैं, जैसे कि पहली बार सीजन शिफ्ट होना। अभी तक यहाँ पे हमेशा समर था बट नाउ विंटर इज कमिंग। साथ ही कुछ और लोगों को वो म्यूजिक बॉक्स वाले डिस्टर्बिंग विजुअल्स आने लगते हैं और यहाँ पे ये अजीब से कॉकरोच जैसे कीड़े उस मरे हुए मॉन्स्टर की लाश पे दिखाई देते हैं। और ये सारी विजुअल्स और भी ज्यादा डार्क होते जा रहे थे, जो कि इन लोगों की रियलिटी पे भी असर डाल रहे हैं। इवन एक लड़की तो नींद में ही मर गई थी, जैसे किसी मॉन्स्टर ने उसको मार दिया हो। और ये सब देखकर अब लोग और भी ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। इन्हें समझ आता है कि अब तो सोना भी सेफ नहीं है। तेबिथा विक्टर से उन बच्चों के बारे में और जानना चाहती थी, तो विक्टर उसे अपने सालों से कलेक्ट की हुई गाड़ियों के ग्रेवयार्ड में लेके जाता है। यहाँ इसे अपने स्केचेस दिखाता है और बताता है कि बचपन में उसकी एक बहन भी थी जो कि उसी दिन गायब हुई थी जिस रात टाउन में बाकी सभी लोग मारे गए थे। विक्टर का मानना था कि ये सब इसीलिए हुआ था क्योंकि उसकी माँ उन बच्चों को बचाने के लिए एक मिस्टीरियस टावर पे गई थी। इसकी माँ को लगा था कि ऐसा करने से ये सब अपने घर वापस जा पाएंगे। तेबिथा को रियलाइज होता है कि उसने भी अपने ड्रीम्स में सेम वही टावर देखा है, वही लाइट हाउस
जो कि हमने सीजन 1 के एंड में देखा था। बस फिर इतना सब पता चलते ही तबिता कैसे शांत बैठ सकती थी, ये भी डिसाइड करती है कि ये लाइट हाउस जाएगी। ऑन द अदर हैंड टाउन में मोस्टली न्यू कमर्स रूल्स एक्सेप्ट कर चुके थे, बट एक जिद्दी कीड़ा है यहाँ पर। वैसे बंदा ठीक है ये, बट थोड़ा ज्यादा खड़ूस है। इसे लगता है कि ये सब झूठ है और यहाँ के लीडर्स को छुपा रहे हैं, बट इसकी दोस्ती हो जाती है जिम से। एंड घर के कोलैप्स और रेडियो ट्रांसमिशन के बाद से तो जिम खुद काफी डाउट करने लगा है कि ये सब क्या हो रहा है। जिम को लगता है कि शायद इन्हें कोई देख रहा है और हो सकता है कि शायद ये किसी गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट का पार्ट हो। रेंडल को ये थॉट काफी हिट किया। इसे डाउट हो गया कि शायद जो ये डोना एंड बॉयड है, ये दोनों किसी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हैं। अब इस भाई साहब ने डोना को किडनैप करके पेड़ से बांध दिया, ये देखने के लिए कि मॉन्स्टर्स इसको मारने के लिए आएंगे या फिर नहीं। बट चलो शुक्र है कि बॉयड यहाँ पर आकर इसको बचा लेता है। अब ये लोग साथ में आरवी में रात गुजारने का डिसाइड करते हैं। बॉयड यहाँ पर बाइल कोटेड बुलेट्स भी टेस्ट करने वाला था, बट जब ये टेस्ट करता है तो उससे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। तभी म्यूजिक बॉक्स की मेलोडी बजने लगती है। सारे मॉन्स्टर्स वहां पे फ्रीज हो जाती हैं, जैसे कि मानो वो डरने लगे हों। और ये देखकर तो यहाँ पे जो एक पूरा ग्रुप था ये और भी ज्यादा पैनिक कर जाता है। इन्हें लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। डोना, बॉयड और जिम यहाँ से निकल जाते हैं, बट रेंडल पे वो कीड़े अटैक कर देते हैं, जिस वजह से ये कोमा में चला गया। सेम टाइम मैरियल और जूली के साथ भी यही चीजें हो रही थी। बॉयड को लगता है कि जब वो पैरासाइट उसने मॉन्स्टर में ट्रांसफर किए थे तब कुछ एंटिटीज रिलीज हुई थी जो कि नींद में भी लोगों को मार सकती हैं, और इसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है म्यूजिक बॉक्स को डिस्ट्रॉय करना। इधर सारा इनकी हेल्प करना चाहती है तो ये बॉयड से बोलते कि मुझे भी फॉरेस्ट ले चलो। दोनों वापस उसी जगह जाते हैं जहाँ पे बॉयड ने पहली बार उस बूढ़े आदमी से मुलाकात की थी। अब यहाँ सारा को रेंडल, मैरियल और जूली की चीखें सुनाई देने लगती हैं, और साथ ही म्यूजिक बॉक्स के वो आवाज भी। बट इस बार वो सिर्फ म्यूजिक बॉक्स की आवाज थी, म्यूजिक बॉक्स नहीं। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था तो ये लोग वापस आ जाते हैं। इधर एलिस एंड फातिमा, ये लोग भाई अपनी शादी कर रहे हैं। दुनिया जाए भाड़ की भट्टी में, हमें शादी करनी है। सेरेमनी के दौरान एलिस एक स्पीच देता है और तभी बॉयड को कुछ क्लिक करता है। उसे समझ आता है कि उस जगह वापस कैसे जाया जाए जहाँ पे वो बूढ़े आदमी से मिला था। बॉयड वही मशाल जलाता है जो कि वो वहां से लेकर आया था, एंड जैसे ही वो ये मशाल जलाता है, ही इज देयर। रेंडल, मैरियल और जूली के साथ साथ यहाँ पर वो म्यूजिक बॉक्स भी था, और फिर एज एक्सपेक्टेड बॉयड ये म्यूजिक बॉक्स तोड़ देता है। तुरंत ये तीनों भी नॉर्मल स्टेट में आ गए थे। तबिता विक्टर को उसे लाइट हाउस ले जाने के लिए बोलती है। विक्टर को एग्जैक्ट जगह तो नहीं पता थी, बट वो रास्ता पता था। ये उसे बोटल ट्री के पास लेके जाता है, फिर जिसके थ्रू तबिता लाइट हाउस के टॉप पे पहुंचती है। अब यहाँ अचानक वो व्हाइट बॉय आता है, सॉरी बोलता है और तबिता को नीचे धक्का दे देता है। सीजन 2 के फाइनल सीन में हम देखते हैं कि तबिता कुछ दिन बाद एक हॉस्पिटल में अपनी आंखें खोलती है, और अब ये रियल वर्ल्ड में वापस आ चुकी थी। यहाँ खत्म होता है सीजन 2। सीजन 2 की एंडिंग के बाद अब सीजन 3 में यहाँ कुछ टाइम गुजर चुका है और एक नई प्रॉब्लम सामने आ गई है। वो ये कि वेदर की वजह से क्रॉप सड़ने लगी हैं। टाउन के लोगों को रियलाइज होता है कि सिर्फ इतना खाना सर्वाइवल के लिए काफी नहीं होगा, और इसी रात एक और बड़ा कांड हो जाता है। मॉन्स्टर्स यहाँ के सारे एनिमल्स को आजाद कर देते हैं। अब टाउन के लोग भागते हैं, कुछ एनिमल्स को ये बचा लेते हैं। इधर बॉयड और तियानचेन कुछ एनिमल्स को रेस्क्यू करके शेल्टर के अंदर लेके ही जा रहे थे, बट ये लोग नहीं जानते थे कि इट्स ए ट्रैप। मॉन्स्टर्स ऑलरेडी अंदर मौजूद थे और इन्होंने बॉयड के सामने ही जानबूझकर तियानचेन को मार दिया, बिकॉज दे वांट टू ब्रेक बॉयड। इधर जिम और कैनी तबिता को ढूंढने के लिए निकले थे, और इन्हें एक ऐसा एरिया मिलता है जहाँ पे पुराने टूटे फूटे घर और ये अजीब से फिगर थे। तबिता तो इन्हें यहाँ पर नहीं मिलती, बट इनका यहाँ पर आने का एक बहुत बड़ा फायदा होता है, और वो ये कि नदी के किनारे इनको एक वेजिटेबल का स्टॉक मिलता है। ये लोग वापस आते हैं तो कैनी को पता चलता है कि उसकी माँ गुजर चुकी है। थोड़ी देर बाद जिम को एक फोन कॉल आता है जो कि उसके मरे हुए बेटे थॉमस का था। पहले तो जिम को लगा कि शायद ये कोई सपना होगा, बट फिर एक दिन ईथन ये फोन उठाता है और ये वॉइस इसे वार्न करती है कि इसकी माँ वापस आएगी और इन्हें जल्द ही उसकी मदद करनी होगी। बट प्रेजेंट टाइम में अगर हम तबिता की बात करें तो जैसा कि हमने सीजन 2 के एंड में देखा था, ये अपनी असल दुनिया में वापस आ चुकी है। एक हॉस्पिटल में इसको होश आता है, बट इसको पता था कि यहाँ पर कोई भी इसकी बात पे यकीन नहीं करेगा। हॉस्पिटल वाले इसको मेंटल पेशेंट समझेंगे, तो इसीलिए यहाँ से भाग जाती है। तबिता नोटिस करती है कि विक्टर के लंच बॉक्स पे उसके घर का एड्रेस लिखा हुआ है। ये उसके घर जाती है तो यहाँ पर विक्टर का बाप हेनरी था। पहले तो हेनरी को लगा कि शायद ये सब बकवास है, ये झूठ बोल रही है, लेकिन जब तबिता टावर में उन बच्चों के बारे में इसको बताती है तो हेनरी को कुछ समझ आता है, और ये बताता है कि सालों पहले इसकी वाइफ मेरिंडा को भी कुछ ऐसे विजन्स आते थे। वो एक अजीबोगरीब टाउन की ड्राइंग्स बनाती थी, फिर जिसके बाद एक दिन बच्चे और वो गायब हो गए। मिरांडा को यकीन था कि उसे चूज किया गया है टावर में फंसे इन बच्चों को बचाने के लिए। हेनरी वो सारी ड्राइंग्स तबिता को दिखाता है जो कि उसने गायब होने से पहले बनाई थी, और यहाँ पर बैकयार्ड में ऑलमोस्ट वैसा ही एक बोटल ट्री था जो हमने लाइट हाउस के पास देखा था।
हेनरी बोलता है कि ये पेड़ तो रेप्लिका है, ओरिजिनल उसकी वाइफ ने एक पास के टाउन में बनाया था। और फिर ये दोनों वहां पर जाने का डिसाइड करते हैं, बट रास्ते में इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इनको होश आता है तो ये लोग एक एम्बुलेंस में होते हैं और अगेन वही होता है जिसका डर था। शी इज बैक इन टाउन, बट इस बार ये अकेली नहीं बल्कि इसके साथ विक्टर का बाप और ये 3 लोग और थे। रात होती है, गाड़ी रुकती है क्योंकि यहाँ पर टाउन में इनके सामने एक बॉडी पड़ी हुई थी। डॉक्टर्स को लगा कि शायद ये कोई पेशेंट होगा, बट वी ऑल नो इट्स ए मॉन्स्टर। 2 डॉक्टर्स ऑन स्पॉट यहाँ पर मारे जाते हैं। ये पुलिस वुमेन गन फायर करती है तो फायरिंग की आवाज सुन के बॉयड रेंडल के साथ यहाँ पर आता है और तबिता हेनरी को बचा लेता है। बट अनफॉर्चुनेटली जो मॉन्स्टर्स थे यहाँ पर वो रेंडल को काफी बुरी तरह घायल कर देते हैं। इधर प्रेगनेंसी की वजह से फातिमा को अजीब से सिम्टम्स आने लगे हैं। नॉर्मल खाना इसको डाइजेस्ट नहीं होता, इसीलिए पता नहीं क्यों ये सड़ा गला खाना शुरू कर देती है। और वेल सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसे ह्यूमन ब्लड की क्रेविंग भी हो रही है। एम्बुलेंस में रखी अल्ट्रासाउंड मशीन से फातिमा का चेकअप होता है और स्कैन में पता चलता है कि इसके पेट में तो कुछ है ही नहीं। शी इज नॉट प्रेग्नेंट। तेबिता अपनी फैमिली से मिलती है और इन्हें सब कुछ बता देती है। जल्दी पूरा टाउन भी तेबिता का एक्सपीरियंस सुनता है और ये लोग तेबिता पर इल्जाम लगा देते हैं। कहते हैं कि अगर ये बाहर गई थी तो इसने बाहर लोगों को या फिर पुलिस को कंप्लेंट क्यों नहीं की। अब जब लोगों को बोटल ट्री के बारे में यहाँ पे पता चलता है तो ये लोग कहते हैं कि हम भी उस ट्री के थ्रू लाइट हाउस तक पहुंचेंगे ताकि हम भी बाहर निकल सकें। बट जो पहला बंदा इस पेड़ में घुसा वो सीधा एक पूल की वॉल में जाके फंस के मर गया। अब किसी की हिम्मत नहीं थी उस ट्री में जाने की, सबकी फट चुकी थी। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे सालों बाद बाप बेटे का मिलन होता है। आगे विक्टर को समझ आता है कि यहाँ पे जो ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, ये एक बहुत बुरा साइन है। ये याद करने की कोशिश करता है उस रात को जब यहाँ पे सारे लोग मारे गए थे। तभी इसे याद आता है क्रिस्टोफर, जो कि वो भी इसी टाउन से कनेक्टेड था और ये बंदा एक डॉल से बातें करता था। विक्टर के अकॉर्डिंग वो डॉल कुछ सच जानती है, बट प्रॉब्लम ये है कि वो डॉल केव्स में छुपी हुई है जहाँ पे मॉन्स्टर्स सोते हैं। बाप बेटे वहां पर जाते हैं तो इन्हें वो डॉल मिलती है, बट वो कुछ बोलती नहीं। विक्टर को रियलाइज होता है कि इस डॉल ने तो कभी कुछ बोला ही नहीं था, वो बॉय इन व्हाइट था जो कि क्रिस्टोफर से बातें करता था। उस बॉय इन व्हाइट ने क्रिस्टोफर को उन बच्चों की सच्चाई बताई थी कि वो डार्कनेस में ही पैदा हुए थे और डार्कनेस में ही मर गए थे। बट फिर किसी ने उन बच्चों को एक ऐसी स्टोरी सुनाई जिसने उनको होप दी और वो होप उन्होंने रूट्स में डाल दी, फिर जिससे वो ट्री बनी। बट क्रिस्टोफर इस लड़के की बात पे यकीन नहीं करता और उस टाइम विक्टर ये सारी बात अपनी माँ मिरांडा को बता देता है, जिसके बाद फिर इसकी माँ डिसाइड करती है उन बच्चों को बचाने का। बट सैडली ट्री तक पहुंचने से पहले उसकी मौत हो जाती है और ये वही रात थी जिस रात टाउन के बाकी सभी लोग मारे गए थे सिवाय विक्टर के। प्रेजेंट टाइम में ये सब याद करने के बाद विक्टर वो बोटल ट्री को काटने का डिसाइड करता है, बट बॉय इन व्हाइट इसको रोकता है और कहता है कि ट्री काफी इंपॉर्टेंट है। खैर दूसरी तरफ फातिमा की कंडीशन और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। अल्ट्रासाउंड कुछ नहीं दिखा रहा है, बट इसे यकीन है कि ये प्रेग्नेंट है और इवन एक दिन कंट्रोल खोकर ये टिली को भी मार देती है। एलिस एंड बॉयड को जब इस बारे में पता चलता है तो ये लोग इसको जंगल में छिपा देते हैं। इधर एल्जिन को एक सूखी हुई किमोनो वाली औरत के कुछ अजीबोगरीब सपने आने लगते हैं जो कि धीरे धीरे उसको रियलिटी में भी दिखने लगती है। इसके अलावा इसे एक पुराना कैमरा भी मिलता है जिसकी फोटोज इसको आगे के एक्शन लेना है उसके लिए गाइड करती हैं। खुद को हेल्पफुल समझते हुए एल्जिन अपना खून फातिमा के लिए निकालता है और उसे किडनैप करके सीलर के एक हिडन रूम के अंदर बंदी बना लेता है। एल्जिन का मानना था कि जो बच्चा फातिमा को होने वाला है वो इन सबको यहाँ से आजादी दिलाएगा। इधर जेड बोटल ट्री के बारे में और रिसर्च करता है तो उसे यहाँ पे कुछ नोट्स मिलते हैं जिन पे नंबर्स लिखे हुए थे। वो ये नोट्स कलेक्ट करता है, बट फिलहाल उसे कोई क्लियर लॉजिक समझ नहीं आ रहा कि इनका क्या मतलब है। कुछ टाइम पहले जो जेड है वो एक ऐसी जगह पे गया था टाउन में जहाँ पे उसे कुछ अजीब और गरीब हेलुसिनेशंस आ रहे थे। साथ ही कुछ अनयूजुअल रेड स्टोन्स भी उसे यहाँ पर दिखाई देते हैं। इस जगह के बारे में जब ये तेबिता को बताता है तो तेबिता वहां जाने की जिद करती है। इस जगह आकर तेबिता कहती है कि उसने बचपन में अपने सपनों में इस जगह को देखा था और यहाँ पर आकर उसे ऐसा फील हो रहा है कि मानो यहाँ पर आना उसका बहुत पहले से लिखा हुआ हो। सारा को फिर से वॉइसेस सुनने लगती है जो कि उसे बताते हैं कि फातिमा को किडनैप किया गया है। सारा ये बात बॉयड को बताती है और पूरा टाउन फातिमा को ढूंढने के लिए लग जाता है। फाइनली शक एल्जिन पर जाता है और जब बॉयड के पास भी इसको इंटेरोगेट करने के बाद कोई ऑप्शन नहीं बचता तो एंड में सारा इससे सच गुलवा लेती है। ये इनको लोकेशन बताता है। ये लोग सीलर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बहुत देरी हो चुकी है। फातिमा की डिलीवरी हो चुकी थी जो कि उस सूखी हुई किमोनो वाली औरत ने की थी और ये औरत उसके बच्चे को लेके एक अंडरग्राउंड टनल में जा चुकी थी। ये दोनों तो यहाँ पर फातिमा का ध्यान रख रहे थे, लेकिन जब बॉयड नीचे जाकर टनल में देखता है तो वो देखता है कि वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि वो मॉन्स्टर था जिसको इन्होंने पिछले सीजन में मारा था। इधर टेबिथा जूली जब फातिमा को ढूंढ रहे थे तब अचानक एक बच्चा इन्हें अपने पीछे आने के लिए बोलता है जो कि इन्हें एक सीलर में विक्टर के पास लेके जाता है। विक्टर बताता है कि ये वही जगह है जहाँ पे उसने अपनी माँ और बहन को आखिरी बार देखा था।
अब यहाँ तेबिथा के दिमाग में कुछ क्लिक करता है। उसे रियलाइज होता है कि जो ये सारी बातें विक्टर इसको यहाँ पे बता रहे हैं ना, वो सेम मोमेंट इसने भी असल में जिया हुआ है। अब ये देखकर तेबिथा पागल हो चुकी थी। ये जिम और जेड के पास जाती है, सब कुछ बताती है और फाइनली यहाँ पर वो नंबर्स की मिस्ट्री भी सॉल्व हो चुकी थी। ये नंबर्स म्यूजिकल नोट्स हैं। ये लोग बोटल ट्री के पास जाते हैं। जेड वोयलिन पे वो मेलोडी बजाता है और जैसे ही म्यूजिक शुरू होता है वो बच्चे यहाँ पर आने लगते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि मेलोडी एक लोरी टाइप का सॉन्ग है और वो स्ट्रेंज वर्ड एंकुई जो कि बच्चे बार बार रिपीट करते थे, उसका मतलब है रिमेम्बर। तेबिथा और जेड को रियलाइज होता है कि ये दोनों यहाँ पर पहले भी आ चुके लोगों के रीइंकार्नेशन है। तेबिथा एक्चुअली विक्टर की माँ है और जो जेड है वो है क्रिस्टोफर। ये इनका कोई पहला साइकिल नहीं है, बल्कि यहाँ पर शुरुआत से ही फंसे हुए हैं और इवन ये कुछ बच्चों के पेरेंट्स भी हैं। बात रही मॉन्स्टर्स की, तो मॉन्स्टर्स वो लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानी देकर इमोर्टैलिटी को चुना। ये सब जानकर ये तीनों कम्प्लीटली शॉक थे। तेबिथा जिम से टाइम मांगती है ये सब प्रोसेस करने के लिए। जिम कम्प्लीटली शॉक्ड अपने आरवी में जाता है। तभी जूली भागी हुई यहाँ पर आती है और कहती है कि हमें अपनी स्टोरी बदलनी होगी। देन हम देखते हैं कि एक मिस्टीरियस आदमी येलो क्लॉथ पहनकर यहाँ पर आता है और ये बिना किसी हेजिटेशन के जिम को जान से मार देता है। यहाँ खत्म होता है सीजन 3। आई होप कि आपको ये कंप्लीट रिकैप पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।